तो कल की क्लास में हमने दो चीजें देखी थी। एक चीज क्या देखी थी, ग्रोथ, और दूसरी चीज जो देखी थी वो क्या देखा था, डिवाइडेशन। ये दो ही चीजें देखी थी सेल साइकिल में, ठीक है। ग्रोथ के अंदर हमने कौन सी स्टेज को पढ़ा था, ग्रोथ के अंदर हमने पढ़ा था इंटरफेस को, ग्रोथ के अंदर हमने इंटरफेस को देखा था। उसके बाद हमने डिवाइडेशन की बात की थी। डिवाइडेशन में भी हमने एक स्टेज ली थी, वो कौन सी थी, एम फेज। डिवाइडेशन में भी जो स्टेप लिया था वो कौन सा था, एम फेज था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि एम फेज में भी दो स्टेप होंगे, एम फेज भी दो स्टेज में कंप्लीट होगी। कौन कौन सी दो स्टेज होगी, एक तो होगा, नहीं पहले क्या लिखना है, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। देखो हमें ये जो स्टेजेस होती है ना फेजेस सेल साइकिल की, उनको सीक्वेंस से ही याद करना है, उनको सीक्वेंस से ही पढ़ना है, आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आगे जो और देखेंगे अभी बहुत सारी स्टेजेस आएगी इसमें बीच बीच में, ठीक है। उन सबको भी कैसे करना है, लाइन से ही करना है, ठीक है, सीक्वेंस से ही करना है, सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमने देखा था कैरियोकाइनेसिस में भी हम 4 स्टेप देखेंगे, शॉर्ट में बताया था ना, पीएम, ठीक है, पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो अपना ये वाला जो ग्रोथ वाला पार्ट था ये तो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। इंटरफेज हमने पूरा पढ़ लिया था कि इंटरफेज में G1, G2, S और G0 ये अवस्थाएं होती है, फेजेस होती है, ठीक है। उसमें सेल क्या करती है, कुल मिला के सेल क्या करेगी, उसमें प्रिपरेशन करेगी, ठीक है, कि उसको डिवाइड होना है। अब आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, एम फेज। एम फेज में भी देखो, अब डिवाइडेशन जो होता है ना, डिवाइडेशन बेटा दो तरह का होगा। डिवाइडेशन कितने तरह का होगा, दो तरह का। ये जो डिवाइडेशन होगा ये दो तरह का होगा। एक तो क्या होगा, माइटोसिस, एक क्या होता है, मियोसिस। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे माइटोसिस और उसके बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस। माइटोसिस में भी ये दोनों चीजें होंगी, माइटोसिस में ये दोनों चीजें होंगी और मियोसिस में भी ये दोनों चीजें होगी। क्लियर है यहाँ तक, एक बार ये वाली चीज क्लियर है ना कि कौन कौन से स्टेप किस किस के अंदर कैसे है। वापस देखो, डिवाइडेशन की जो फेज है उसको हम कहते हैं एम फेज। डिवाइडेशन होता है दो टाइप का, एक होता है मिटोसाइज, माइटोसाइज, एक होता है मियोसाइज, ठीक है। एक होता है माइटोसाइज और एक क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। अब माइटोसिस में भी दो चीजें होगी, एक तो सेंट्रल जो न्यूक्लियस रहेगा उसका डिवाइडेशन होगा, एक तो सेंट्रल न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा और एक उसके साइटोप्लाज्मा का डिवाइडेशन होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आएगी ना, कैरियो और साइटो। जो मियोसिस देखेंगे उसमें भी कैरियो होगा और साइटो होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा और साइटोप्लाज्म जो होगा उसका डिवाइडेशन होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस, पीएमएटी, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे माइटोसिस पढ़ रहे हैं हम, एम फेज, सेल साइकिल की डिवाइडिंग स्टेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी हम सबसे पहले माइटोफेज, सॉरी माइटोसिस जो है ना वो पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ इस तरफ से, माइटोसिस, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि माइटोसिस जो टर्म है वो टर्म किसने रिप्रेजेंट की, किसने दी टर्म, माइटोसिस की जो टर्म है वो किसने दी, किसने ये शब्द किसने दिया माइटोसिस का, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, टर्म जो है माइटोसिस की वो यहाँ पे किसने दी थी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने। माइटोसिस टर्म किसने दी थी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसके अलावा दो क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पे इसके साथ में कि देखो दो तरह की सेल होती है ना, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन और क्या बनता है कि प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोसिस के बारे में किसने बताया और एनिमल सेल के अंदर सबसे पहले किसने बताया माइटोसिस के बारे में, क्लियर है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं तो प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। प्लांट में माइटोसिस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, स्ट्रासबर्गर ने, किसने बताया, स्ट्रासबर्गर ने बताया, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ नाम, ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने बताया। और एनिमल में किसने बताया सबसे पहले माइटोसिस के बारे में,
एनिमल सेल में भी माइटोसिस होता है, उसको सबसे पहले किसने देखा और किसने बताया? तो देखो इसका आंसर भी हो जाएगा फ्लेमिंग, वॉल्टर फ्लेमिंग इसका सेम आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना ये वाली? ठीक है कि माइटोसिस जो वर्ड है वो सबसे पहले दिया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने। माइटोसिस वर्ड किसने दिया? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोसिस जो था वो किसने देखा? स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने देखा? स्ट्रॉसबर्गर ने। और एनिमल सेल में भी माइटोसिस जो देखने वाला था वो पहले कौन था? फ्लेमिंग ही था। कौन सा? वॉल्टर फ्लेमिंग। क्लियर है ये वाली बात? चलो अब हम बात करते हैं माइटोसिस का मतलब क्या होता है। माइटोसिस वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है? ठीक है, माइटोसिस में होता क्या है? ठीक है, तो माइटोसिस किस तरह का डिवाइडेशन है? ये माइटोसिस जो होता है ना वो होता है हमेशा वेजिटेटिव सेल में, या हम कहेंगे सोमेटिक सेल में। माइटोसिस हमेशा किस टाइप की सेल में होगा? सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल क्या होती है जानते हो तुम लोग? बॉडी में दो टाइप की सेल होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो हम मतलब हायर लेवल के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में टू टाइप की सेल होती है। एक सेल होती है, देख लो, एक सेल होती है सोमेटिक। ठीक है, ये जो वर्ड है ना सोमा, इस सोमा वर्ड का मतलब होता है बॉडी। सोमा वर्ड का मतलब क्या होता है? बॉडी। कहते हो ना लाइसोसोम, सोम, बॉडी। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड होता है अपने पास में रिप्रोडक्टिव सेल। एक कौन सी सेल होती है? रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, सोमा या जो सोमेटिक सेल है वो किसके फॉर्मेशन में काम में आती है? बॉडी के फॉर्मेशन में। ठीक है, जैसे एक बच्चा छोटा है, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसके अंदर जो सेल बन रही है वो सारी की सारी सेल जो है ना वो सोमेटिक सेल है, और वो माइटोसिस से ही बन रही है। उनका डिवाइडेशन किससे हो रहा है? माइटोसिस से। मतलब जो सेल बॉडी को बनाती है वो सोमेटिक सेल कहलाती है, और जो सेल क्या करेगी? गैमेट बनाएगी। गैमेट जानते हो ना? ऐसी सेल जिनमें हाफ वो नंबर ऑफ क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जिनको हम स्पर्म या ओव्यूल, है ना, अंडा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो जो सेल है वो कौन सी होती है? रिप्रोडक्टिव सेल। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जो माइटोसिस होता है, जो माइटोसिस होता है वो केवल कौन सी सेल में होता है? सोमेटिक सेल। माइटोसिस केवल कहाँ होगा? सोमेटिक सेल में। मियोसिस केवल कहाँ होगा? रिप्रोडक्टिव सेल। मियोसिस केवल कहाँ होगा? रिप्रोडक्टिव सेल। कैसे? क्योंकि देखो जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है वो आपको पता है गैमेट के मिलने से बनता है। जैसे कि एक तो मेल गैमेट है और प्लस फीमेल गैमेट है। अपने अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर ये भी 46, ये भी 46, तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी, मतलब जो बच्चा बनेगा, उसमें कितने हो जाएंगे? 92, जो कि ह्यूमन स्पीशीज के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन हर स्पीशीज के लिए क्रोमोसोम के जो नंबर है वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। तो अपने 46 है, तो जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है ना उनमें हमेशा कितने कितने रहेंगे? 23 और 23 रहेंगे। तो यहाँ पे मियोसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस होता है। तो मियोसिस हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, और जो सोमेटिक सेल्स होती है उनमें क्या होता है? माइटोसिस होगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब इसके अलावा ये किस टाइप का डिवीजन है? तो ये काम आता है केवल सेल के नंबर इंक्रीज करने में और मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लिकेशन टाइप में। ठीक है, एक तो क्या करेगा ये? सेल के नंबर इंक्रीज करेगा, और एक क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक से है तो एक से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस टाइप का जो डिवाइडेशन रहेगा वो किसमें होगा? वो कौन सा डिवाइडेशन होता है? माइटोसिस होता है। वो डिवाइडेशन कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके अलावा अगर डेफिनेशन हम दें कि माइटोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे एक ऐसा डिवाइडेशन सेल का, सोमेटिक सेल का, वेजिटेटिव सेल का, एक ऐसा डिवाइडेशन जिसमें क्या हो? जिसमें पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल बनती है उनमें क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम
नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा था ना। ठीक है, और माइटोसिस में और क्या होता है, एक सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है, 2 डॉटर सेल बनती है। ये 46 है, ये भी 46 है, ये भी 46 है। ठीक है, 46 की जगह, ये तो हमारे इंसानों की बात हो गई। अगर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली बात करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n और 2। ठीक है, ये माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से कितनी सेल बनती है, 2 डॉटर सेल बनती है। ठीक है, और दोनों डॉटर सेल्स पेरेंट सेल्स से कैसे होती है, सेम होती है। किस टाइप में, चाहे कि क्या देख लो आप, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देख लो, चाहे नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख लो, कैसे होगा, सेम होगा। ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, पेरेंट सेल जो होती है, पेरेंट सेल इक्वल होती है किसके, डॉटर सेल के। क्योंकि देखो जो चीजें इसमें वो चीजें इनमें, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। तीनों एक दूसरे में क्या होगी, सेम होगी। तो ये यहाँ तक का जो माइटोसिस था वो समझ में आया, जो कुछ नोट करना है तो कर लो। हाँ, सेल के नंबर बेटा, सेल के नंबर थोड़ी यहाँ सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं माइटोसिस से। ठीक है, नंबर इंक्रीज करने में काम में आता है ये। कैसे, जैसे कि देखो अभी हम इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे ना, सिग्निफिकेंस का मतलब माइटोसिस का जो इंपोर्टेंस देखेंगे कि माइटोसिस कहाँ कहाँ काम में आता है, तब हमें पता लग जाएगा कि ये वाली चीज कहाँ काम में आ रही है, नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक बच्चा है, वो आदमी बड़ा हो गया, सेल के नंबर इंक्रीज हुए ना, तो वो जितने नंबर इंक्रीज हुए, जितनी सारी सेल बनी है उसकी बॉडी को ग्रोथ करने में, वो कौन सा डिवीजन से बनी है, माइटोसिस से बनी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट मियोसिस देखेंगे ना, वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। केवल कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है। केवल और केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मियोसिस होता है, बाकी पूरी बॉडी में माइटोसिस नहीं चलता है। ये हो गया आप तक, आगे बताऊं। अब देखो हम देखते हैं इंपोर्टेंस। इसके इंपोर्टेंस देख रहे हैं, माइटोसिस के इंपोर्टेंस। ये कैसे होता है, इसकी प्रोसेस बाद में देखेंगे, एक बार पहले का नॉर्मल देख रहे हैं। हाँ देखो इंपोर्टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो इसका इंपोर्टेंस होगा ग्रोथ में। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो कौन सी सेल से, किस टाइप की डिवीजन से हो रही है, माइटोसिस के इंपोर्टेंस देख रहे थे, तो उसमें सबसे पहला आ गया ग्रोथ। किसकी ग्रोथ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो वो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। दूसरा इसका इंपोर्टेंस होता है रिपेयरिंग का। ठीक है, जैसे आपके कोई घाव लग गया, इस तरह का कट लग गया, ठीक है, नई स्किन वापस आएगी वहां पे, तो जो नई स्किन की सेल बन रही है ना, वो यहाँ पे कौन से डिवीजन से बन रही है, माइटोसिस से। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो भी रिपेयरिंग का काम है वो भी किस कौन से डिवीजन से होता है, माइटोसिस से। इसके अलावा एक और क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, लाइफ कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि अगर सेल डैमेज हो गई, नई नहीं आ रही है, तो फिर लाइफ कंटिन्यू कैसे चल पाएगी, उसको हम कंटिन्यू कैसे रख पाएंगे। बात समझ में आ रही है। मान लो अपने किसी ऑर्गन की अगर सेल डैमेज हो गई किसी भी तरह से, और वो सेल वापस नहीं आती है, वो सेल वापस नहीं बनती है, मतलब वहां जो काम होना था वो काम नहीं होगा।
और हर काम इंपॉर्टेंट है, हर सेल का काम इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेल वापस नहीं आएगी वहाँ पे, वो काम नहीं होगा, तो फिर लाइफ का जो सर्वाइवल टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो माइटोसिस का एक इंपॉर्टेंस और क्या हो गया, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो होती है उसके अंदर ही क्या रखता है, कंटिन्यूटी रखता है, सततता रखता है, लगातार उस लाइफ को क्या होता है, बनाए रखता है। ये वाली बात क्लियर हो गई। 3 इंपॉर्टेंट ये नहीं है समझ में, ठीक है। अरे देखो सिंपल सी बात है, मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हुआ, उसका लंग्स या हार्ट या स्टमक कुछ भी डैमेज हो गया, उसकी सेल सारी की सारी डैमेज हो गई, ठीक है। अब अगर वो सेल वापस नहीं आई, वापस रिप्लेस नहीं हुई, वहाँ पे नई सेल वापस नहीं बनी, तो लंग्स का या जो भी पार्ट डैमेज हो उसका काम कौन करेगा, वो काम कैसे होगा। अब अगर एक भी बॉडी पार्ट का काम अगर डिस्टर्ब होता है तो अपनी लाइफ का जो सर्वाइवल है वो कम हो जाएगा, हम ज़्यादा टाइम नहीं जी पाएंगे। तो लाइफ की कंटिन्यूटी जो है ना, वो यहाँ पे ये माइटोसिस बना के रखते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो 3 इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे देखे, एक क्या देखा, ग्रोथ देखी, रिपेयर देखा और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ देखी, ठीक है। इसके बाद अब हम ये एक बार माइटोसिस का हमने इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया है। अब माइटोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है, वो प्रोसेस हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लो, इसमें एक चीज हो गई, पॉइंट और रह गया, वो अपने रह गया जेनेटिकली स्टेबल। जेनेटिकली क्या होता है, स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा देखो यहाँ पे अपना जो क्रोमोसोम जो मटेरियल था वो 46:1 पे मान रहे हैं, वही है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे 2n था, आगे भी कितना है, 2n है, यहाँ पे भी कितना है, 2n है। इससे अगर अब कोई और सेल बनेगी तो भी उसमें कितना रहेगा, 2n रहेगा, 46 रहेगा ना। अगर मियोसिस करते हैं हम तब तो आधा हो जाता। तो कुल मिला के जो जेनेटिक है उसको स्टेबल कौन करके रख रहा है, जेनेटिक मटेरियल को, उसकी स्टेबिलिटी बना के रख रहा है, वो कौन रख रहा है, माइटोसिस रख रहा है। क्लियर है ना। अब देखो ये अलग पोर्शन हो गया इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट वापस से इधर माइटोसिस लगा लेते हैं हेडिंग। अब इस माइटोसिस में देखो 2 टाइप की प्रोसेस है, एक तो कौन सी है, कैरियोकाइनेसिस, और एक क्या है, साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम क्या देखेंगे माइटोसिस के अंदर, कैरियोकाइनेसिस देखेंगे, ठीक है। माइटोसिस में सबसे पहले क्या देखेंगे, कैरियोकाइनेसिस देखेंगे। कैरियोकाइनेसिस में हमने लिखी थी कितनी प्रोसेस थी, फीमेल 4 प्रोसेस थी। तो इसमें भी सबसे पहले किसको देखेंगे, ठीक है। और पहली इसका नाम क्या है, प्रोफेज, ठीक है। इसका मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ पहले प्रोफेज का। या कि बुक में भी दिया हुआ है डायग्राम प्रोफाइल का, तो इसका डायग्राम ही नहीं बुक में, तो क्या हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी पहली जो स्टेज है वो कौन सी है, प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस में भी पहली स्टेज कौन सी है, प्रोफेज है, ठीक है। तो देखो प्रोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस के अंदर सबसे लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोफेज कैसी है, लॉन्गेस्ट, ठीक है। प्रोफेज जो होती है वो कैसी है, लॉन्गेस्ट। चाहे इसमें माइटोसिस में देखो चाहे मियोसिस में देखो, चाहे माइटोसिस में देखो चाहे मियोसिस में देखो, प्रोफेज जो होगी वो कैसी होगी, लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, देखो इनके अलग अलग नाम तीनों स्टेज के मैं लिख देता हूँ, वैसे तुम्हें शायद नहीं होंगे।
इसको हम कह सकते हैं अर्ली प्रोफेज, ठीक है। इसको हम अर्ली प्रोफेज कह देंगे और इसको हम कह देंगे मिड प्रोफेज, और इसको क्या कह देंगे लेट प्रोफेज, ठीक है। अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। क्या होगा मिड नहीं कहा नहीं है, अच्छा कोई नहीं है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर अपने को तो समझना है, तो मैं समझा रहा हूँ, मैं तो खुद देख रहा हूँ। हाँ ये तो हमने प्रोफेज में यहाँ पे 3 पार्ट में बांट दिया। जब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं ना तब हम तीनों से अलग अलग नहीं लिखते हैं, केवल डायग्राम में तुम्हें समझाने के लिए 3 तरह के डायग्राम बनाए, है ना, कि प्रोफेज को हम 3 तरह से बांट देंगे। एक हम अर्ली प्रोफेज कर देंगे, एक मिड प्रोफेज कर देंगे और एक क्या कर देंगे लेट प्रोफेज कर देंगे। हाँ अब इसमें हमने पहला पॉइंट क्या देखा था, ये कैसी होती है, लॉन्गेस्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस की। प्रोफेज जो है वो क्या है, कैरियोकाइनेसिस की लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। और इसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम तो दिखते ही नहीं हमें, ठीक है, क्रोमेटिन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, क्रोमेटिन, और वो भी कैसा दिखाई देता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी अर्ली प्रोफेज की, अगर हम अर्ली की बात करें तो, ठीक है। फिर थोड़ा सा मिड में आते हैं, तो देखो हम यहाँ पे इसके नाम लिख देता हूं मैं। ये तो क्या है, ये पूरा क्या है सेल, ये पूरी की पूरी क्या है यहाँ पे सेल है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो गया यहाँ पे क्रोमेटिन हो गया ना अंदर वाला, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या बता रहा था आपको, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, मैं इसको देखो ये है ना, ये इसके अंदर 2 बनाइए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 गए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मैंने आपको बताया था ना ये चीज हम अच्छे से डिवीजन में पढ़ेंगे। कौन सा ऑर्गेनिक बताया था, ये सेंट्रोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। हाँ वैसे देखो जिसको मैंने यहाँ पे सेंट्रोसोम लिखा है ना, एक्चुअली में ये सेंट्रोसोम नहीं है, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रोसोम ये पूरा था, है ना, इसके अंदर हमने देखा था ना 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो ये वो 2 सेंट्रियोल है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेंट्रोसोम लिख दिया उसके हिसाब से, वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो गया ना यहाँ पे। आगे देखो प्रोफेज लॉन्गेस्ट हो गई, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है शुरू में, फिर इसमें से क्या होता है, ये थोड़ा सा पास में आता है। क्रोमेटिन क्या होता है, थोड़ा सा कोइल होने लग जाता है, कुंडलित होने लग जाता है। अभी तो देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बाद में ये क्या होगा, कोइल्ड होगा। कोइल्ड का मतलब आसपास में आएगा, कुंडलित हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो भी पानी वगैरह रहेगा ना, इसके अंदर वो सब निकल जाएगा, बिल्कुल पतला सा हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा, आपस में गुथ जाएगा, रेप हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे शॉर्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ ना कि क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है वो कैसा हो जाता है, कोइल हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। क्रोमेटिन कैसा हो जाता है, कोइल हो जाता है और छोटा हो जाता है। ये मिड के अंदर देखो दिखने लग गया ना, और हम थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देने लगता है। स्लाइटली कैसा दिखाई देने लगता है, ये क्लियर, स्लाइटली थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्लियर। भाई एक तो बिल्कुल पतला रहेगा, और उसको जैसे गिट्टी का धागा है, गिट्टी होती है ना, एक तो मैं यहाँ से पकड़ के उसको दिखाऊं, वहां से दूर से नहीं दिखेगा, और उस गिट्टी के खूब सारे धागे को अगर मैं गुच्छा बना लूं उसका फिर दिखाऊं तो दिख जाएगा। तो अब ये छोटा हो गया और पास में आ गया, कोइल हो गया, तो हल्का हल्का हमें ये क्या होगा, क्लियर विजिबल होगा, इसकी जो अपीयरेंस होगी वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी और दिखाई देने लगेगा हमें क्लियरली, ठीक है। उसके बाद में देखो मिड प्रोफेज में क्या होता है, ठीक है। आपको लिखते टाइम ये नहीं लिखना है कि मिड प्रोफेज में ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, आपको तीनों को कंबाइन फॉर्म में लिखना है कि ये लॉन्गेस्ट होती है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर वो कोइल्ड हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, स्लाइटली क्लियर दिखने लगता है, और सेंट्रोसोम जो है वो 2 सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होगा, सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाएगा किसमें, 2 सेंट्रियोल,
सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाएगा 2 सेंट्रियोल में, ठीक है। और दोनों सेंट्रियोल जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, पोल के साइड, वो पोल की तरफ जाएंगे। ये पोल गए इस तरफ, ये कहाँ जाएंगे, पोल की तरफ या पोल के साइड में चले जाएंगे, ठीक है। फिर अगर लेट प्रोफेज की बात करें तब हमें लिखना नहीं है लेट प्रोफेज में क्या होता है, हमें बस प्रोफेज का ही लिखना है कि आगे प्रोफेज में और क्या होता है इन घटनाओं के बाद में, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिख लिया आपको, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ वाली न्यूक्लियस एनवलप, ये यहाँ पे मैंने डोटेड बनाया है। तो डोटेड का मतलब क्या हो गया कि अब वो जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो रही है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपीयर हो रही है, गायब हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोफेज का ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोफेज की ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, की जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, जो अभी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो कैसी हो रही है, डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसे हो जाती है, डिसअपीयर। इसके अलावा इसके अंदर ये कौन सी चीज बनाई थी, ये क्या बनाया था, बोलो क्या बनाया था, न्यूक्लियोलस बनाया था ना। ये न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्या हुआ, ये डिसअपीयर क्यों होता है, डिसअपीयर का मतलब यहाँ पे नहीं है गायब हो गया जादू की तरह, यहाँ डिसअपीयर का मतलब हो गया कि ये नष्ट हो चुका है, यहाँ पे ये नया बनेगा, ये बाद में नया बनेगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन ये सब है ना, ये क्या हो गई, अब नष्ट हो चुकी है, ये वापस बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अब ये जो सब चला जाएगा तो ये क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। अगर ये क्रोमोसोम यहाँ न्यूक्लियस में है तो हम इसको बांटेंगे कैसे, 2 भागों में कैसे करेंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सब पहले क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। केवल क्रोमोसोम बचेंगे, आधे इधर आ जाएंगे, फिर बीच में से काट देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, सेल बन जाएगी, हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी गायब हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाती है, और ये यहाँ पे जो सेंट्रियोल है इनसे हमें क्या दिखाई देने लगते हैं, यहाँ पे क्या किन चीजों का फॉर्मेशन होता है, मैंने बताया था ना, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होते हैं उनसे अमन इतना लेट कैसे, मैं थोड़ी जो भी था यूनिफॉर्म का है। हाँ देखो, सेंट्रियोल जो होगा वहां पे क्या होगा, स्पाइंडल जो फाइबर होंगे उनका फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके यहाँ पे प्रोफेज हो गई, स्पिंडल फाइबर बन गए यहाँ पे, ये प्रोफेज हो गई, लिख लो। सर वो DAN मेटाफेज, ठीक है, चालू तो कर दो, कर दिया, यहाँ से कर दिया कि चालू मैंने खैर देखो, अपनी नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटा का मतलब आपको सिंपल से ध्यान में रखना है, मेटा का मतलब होता है इधर लिख देता हूँ, अब सही है। मेटा जो वर्ड होता है ना उसका सिंपल सा मतलब आपको याद क्या रखना है, मिडिल, क्योंकि अगर ये वर्ड याद रखोगे ना तो आप मेटाफेज के बारे में 2-4 लाइनें लिख सकते हो। जो पॉइंट आपको याद रखने होते हैं ना वो पॉइंट आप इस मिडिल वर्ड से लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो मेटाफेज में क्या क्या होता है, ये सबसे पहले तो होती है सबसे बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व अरे तो बताऊंगा हाँ देखो, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, ये सबसे बेस्ट स्टेज होती है। किस चीज की बेस्ट स्टेज होती है, टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम। मतलब इस लाइन का मतलब हो गया कि अगर आपको क्रोमोसोम देखना है किसी सेल में
किसी सेल में क्रोमोसोम देखना है तो आप कौन सी टाइप में देखोगे कि सबसे बेस्ट दिखेगा, सबसे सही तरीके से दिखेगा? वो स्टेज कौन सी है? मेटाफेज। वो स्टेज कौन सी है? मेटाफेज। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ना वो थोड़े से मोटे हो चुके हैं। हमने देखा था ना प्रोफेज के अंदर कंडेंस हो गए थे, पास में आ गए थे, कोइल्ड हो गए थे। तो कोइल्ड हो गए इसका मतलब थोड़े से मोटे हो गए और क्लियर दिखेंगे। तो सबसे क्लियर जो अगर क्रोमोसोम को देखने की स्टेज है वो कौन सी है? मेटाफेज है। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? मिडिल में। क्रोमोसोम लाइज इन मिडिल। सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं? सेंटर में आ जाते हैं, मिडिल में आ जाते हैं, सेल के सेंटर में। न्यूक्लियस के सेंटर में आएंगे, सेल के सेंटर में आएंगे। क्रोमोसोम तो न्यूक्लियस में होते हैं, तो सेल के सेंटर में कैसे आएंगे? हाँ, न्यूक्लियस तो गायब हो चुका, न्यूक्लियस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब सारा जो सिस्टम हो रहा है वो किसमें हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। सारा का सारा सिस्टम किसमें हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। न्यूक्लियस तो हमने देखा ना गायब हो गया। अगर अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो गई, इट मीन न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल था वो साइटोप्लाज्म में आ गया। सारा का सारा मटेरियल कहाँ गया? साइटोप्लाज्म में। तो अब वो सेल के अंदर की प्रोसेस हो गई। ठीक है। तो अब जो क्रोमोसोम होंगे वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं? मिडिल में आ जाते हैं। ठीक है। और इसका एक जगह नाम, कई जगह नाम और रहता है मिडिल प्लेट। इसको और क्या कह देते हैं? मिडिल प्लेट कह देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे? और क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं जो मिडिल में आ जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? उनकी जो, देखो इस तरह से क्रोमोसोम होता है, इस तरह से लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है। ये यहाँ पे जहाँ पे जुड़ते हैं वहां पे पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर प्लेट तो इसके नीचे लगी होती है, जो बताया था ना, काइनेटोकोर प्लेट इसके नीचे लगी होगी, लेकिन जहां से जुड़ रहे हैं वो जो पॉइंट रहेगा सेंटर वाला, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है। तो अब ये कैसे अटैच हो जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर कि ये जो, इसको क्या कहेंगे? आर्म्स कहेंगे ना क्रोमोसोम की, भुजाएं कहेंगे क्रोमोसोम की। तो अब ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि जो क्रोमोसोम की आर्म्स है वो तो हो जाती है किस तरफ? पोल की तरफ। आर्म्स किस साइड में हो जाएगी? पोल की तरफ। और जो सेंट्रोमियर होगा वो किस साइड में हो जाएगा? सेंटर की तरफ, मतलब मिडिल जो अपने प्लेट है उसकी तरफ। ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये चीज अब सर ये पॉइंट पर काम कर, ये पॉइंट काम का कैसे है? क्योंकि आगे हम देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये चीजें चेंज होने वाली है वापस। ठीक है। इसलिए स्टेप हमें ध्यान में रखने हैं कि आर्म्स किसकी आर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, क्रोमोसोम की आर्म्स की बात कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं ना, तो कुल मिला के सारा क्रोमोसोम का फंक्शन है। सारा जो हम देखेंगे स्टेज, सारी की सारी जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेगाफेज, वो सब किसका होगा? क्रोमोसोम का ही होगा। ठीक है। तो देखो आर्म्स इसकी क्रोमोसोम की किस साइड में होगी? पोल की साइड में। बच गया क्या? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर होगा सेंटर की साइड में। सेंटर या फिर हम क्या कहेंगे? मिडिल जो प्लेट होगी, मिडिल जो प्लेट होगी ना उस साइड में। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, क्रोमोसोम देखो कई तरह के होंगे, कुछ क्रोमोसोम बड़े होंगे, कुछ क्रोमोसोम छोटे होंगे। ठीक है। तो अगर हम बाउंड्री की तरफ चलेंगे, सेल की बाउंड्री की तरफ चलेंगे, तो जो बड़े क्रोमोसोम है वो कहाँ रहेंगे? बाउंड्री की तरफ। अभी मैं सब डायग्राम बना के सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। जो क्रोमोसोम रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? बाउंड्री की तरफ। और जो छोटे क्रोमोसोम रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? सेंटर में। सिंपल सी बात है भाई, जो बड़ा होगा, जो युद्ध करने वाला, जैसे हम देखते ना युद्ध वगैरह होते थे, तो जो मजबूत जो सेना वगैरह, सैनिक वगैरह होते थे वो हमेशा कहाँ होते थे? आगे की तरफ। और बीच में किसको रखा जाता था? कमजोर को, सुरक्षा के लिए, है ना। तो वो वाला मेथड हम यहाँ पे याद रखने के लिए काम में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि जो लार्ज भी लिख देते हैं, लार्ज निकल के कुछ लिख दो, एक ही बात है। हाँ, लार्ज ज्यादा सही रहता है ना। कि जो लार्ज क्रोमोसोम होंगे, जो बड़े क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ रहेंगे? पेरिफेरी की तरफ या बाउंड्री की तरफ या सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल की तरफ।
सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के साइड में वो रहेंगे। तो स्मॉल कहाँ रहेंगे? स्मॉल जो क्रोमोसोम होंगे वो रहेंगे सेंटर में या मिड में, बीच में। सेंटर में रहेंगे या फिर मिड या बीच में रहेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो हमने एक बात की थी इसकी, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर से स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। तो देखो वो फाइबर है ना, आपको दो तरह के देखने के मिलेंगे। फाइबर्स जो होंगे सेंट्रोमियर वाले वो कितने तरीके के बनेंगे? दो के। देखो अभी हमने यहाँ पे एक मैंने ऐसे करके ऐसे कुछ बनाया था ना, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना स्पाइंडल फाइबर प्रोफेज में। ठीक है, एक्चुअल में ये स्पाइंडल फाइबर इनको हम कहते हैं एस्टर रेज। ठीक है, इनसे जो फाइबर्स बनेंगे ना उनको हम एस्टर रेज कहेंगे। अभी मैं डायग्राम में आपको क्लियर कर दूंगा, एस्टर रेज कहेंगे इनको। ठीक है, तो देखो मैं क्या बता रहा था, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से फाइबर बने स्पाइंडल फाइबर, कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। सेंट्रोमियर से जो फाइबर बने बेटा वो कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। ठीक है, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूअस, एक को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, और एक को क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस तो वर्ड नाम नहीं आएगा, उसकी जगह हम लिख देंगे क्रोमोसोमल। क्या होंगे? क्रोमोसोमल। ठीक है, या इन्हीं को हम वापस क्या कहते हैं? नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, इन्हीं को कहते हैं। क्रोमोसोमल फाइबर कहेंगे। ठीक है, ये कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और ये जो कंटिन्यूअस फाइबर होते हैं इनका नाम ही नहीं है, इनका नाम होगा सपोर्टिव। इनका नाम क्या होगा? सपोर्टिव फाइबर। ठीक है, और इन्हीं को हम फिर बाद में क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि जो सपोर्टिव फाइबर होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोमल होते हैं। अब इनके नाम से अब जब डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो होता क्या है कि जो सपोर्टिव फाइबर है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो सपोर्टिव फाइबर है ये कैसे है? कंटिन्यूअस है ना, तो ये क्या होंगे? एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक कंटिन्यू जाएंगे। एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये किसके बीच में होते हैं? बिटवीन सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल के बीच में, सॉरी, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल के बीच में होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं सपोर्टिव। और उसके अलावा फिर बच गया अपना क्रोमोसोमल। ठीक है, क्रोमोसोमल कहां से होंगे? बिटवीन सेंट्रियोल से, क्योंकि इनका नाम क्या है? क्रोमोसोमल है ना, डिसकंटिन्यूअस है, क्रोमोसोमल है, मतलब एक सेंट्रियोल से चालू होंगे दूसरे सेंट्रियोल तक नहीं पहुंचेंगे, बीच में ही क्रोमोसोम जो लगे हुए हैं बीच में वहीं पे अटक जाएंगे। बीच वाली जो क्रोमोसोम लगे हुए हैं ना केवल वहीं पे रुक जाएंगे। तो बिटवीन सेंट्रियोल टू क्रोमोसोम, सेंट्रियोल टू क्रोमोसोम। ये आपके एक बार का मेटाफेज हो गया। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में वापस अपन सारे के सारे पॉइंट देख लेंगे एक बार कि किस तरह से होता है। हाँ, तो मैं डिलीट थोड़ी करो, इधर से डिलीट करो। मैं कहते घबराया मत करो तुम लोग। ठीक है, मुझे टाइम
नहीं ये नहीं क्रोमोसोम दो ही होते हैं, सीआरडी होते हैं, कौन नहीं सेंट्रियोल तो दो ही है। कैसे? इनको तारक केंद्र कहते हैं, है ना। पूरे को जो सेंट्रोसोम होता है जिसमें दो केंद्र होते हैं उसको तारक काय कहते हैं, और ये तारक केंद्र होते हैं, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर को जिसको कहते हैं सर्कुलर। हाँ तो नहीं है, जैसे पूछ लिए तो घबराए मत, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, संस्कृत जैसे समझ में वैसे पढ़ी है, अपने को बायो पढ़ ली है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज में पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ सही है। चलो तो देखो, मेटाफेज देख रहे थे। मेटाफेज में सबसे पहले हमने देखा क्रोमोसोम ऑब्जर्व होते हैं, दूसरा हमने देखा मिडिल प्लेट पे आ जाते हैं। देखो ये मिडिल प्लेट दिख रही है, मिडिल प्लेट। इस मिडिल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम आके इकट्ठा हो गए, मिडिल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम इकट्ठा हो गए। उसके बाद आर्म्स, क्रोमोसोम की आर्म्स, भुजाएं, देखो ये भुजाएं हैं, ये किस साइड में है? पोल की साइड में है। और जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ है? मिडिल में। इनका सेंट्रोमियर देखो, मैं बता देता हूँ, सेंट्रोमियर कहाँ पे है? सेंटर में है, मिडिल में है। ठीक है, ये इनके सेंट्रोमियर मिडिल प्लेट की तरफ है। नेक्स्ट हमने क्या लाइन लिखी थी? स्मॉल जो क्रोमोसोम होंगे वो सेंटर में रहेंगे, जो लार्ज होंगे वो कहाँ होंगे? बाउंड्री पे, सेल मेम्ब्रेन के साइड में। ये देखो, ये बड़े से छोटा होते चला गया, देखो इधर से देखो, बड़े बाउंड्री पे और छोटे कहाँ है? सेंटर में। दिख रहा है यहाँ से? चलो उसके आगे फिर बात करते हैं। हमने देखा सेंट्रोमियर से फाइबर बनते हैं, ये फाइबर बन रहे हैं एस्ट्रल रेज से। एस्ट्रल रेज क्या होती है? जो भी हमने प्रोफेज में देखा था ना, छोटे वाले, इनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं। इन रेज से क्या निकलती है? फाइबर बनते हैं, ठीक है। इनको तारक कीड़े हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश और वैसे तारक केंद्र से इनको कहते हैं तरकुल, ठीक है। तो क्या हो गया? एस्ट्रल रेज है, एस्ट्रल रेज से स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्पिंडल फाइबर हमने कितने तरह के देखे? दो तरह के। एक तो कौन सा देखा? पीछे कंटिन्यूअस। हाँ हमने देखा, एक तो सपोर्टिव और एक क्या देखा? क्रोमोसोमल। सपोर्टिव कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस, लगातार चलते हैं, ठीक है। कहां से कहां चल रहे हैं सपोर्टिव? बिटवीन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से सेंट्रियोल चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो बनाते हैं, ये देखो यहां से चला, सीधे बना देता हूं। जो भी हो रहा है खतरनाक चीज हो रही है। ये चीज समझ में आई क्या? क्या हुआ? सेंट्रोमियर के अंदर से निकाले हैं बुक में, अपन भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन हम दो तरह के पढ़ रहे हैं ना, एक कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, एक नॉन कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो ये वाले फाइबर कौन से हैं? कंटिन्यूअस है। ये एक सेंट्रोमियर से दूसरा सेंट्रोमियर तक कंटिन्यूअस चलते हैं, बीच में ये ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। जो बुक वाले बताए हुए बेटा, वो बताए हुए आपको क्रोमोसोमल। बुक में कौन से बताए हुए? क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल कहां से कहां है? सेंट्रियोल से क्रोमोसोम तक। अब ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये वाला, ये देखो इस तरह से, ये यहां से,
थोड़ा सा हो सकता है खिचड़ी जाए, लेकिन समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। इनको हम कहते हैं क्रोमोसोमल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से निकलने के बाद में कहां तक जा रहे हैं? क्रोमोसोम तक जा रहे हैं केवल। इसलिए इन फाइबर्स को हमने नाम क्या दिया है? क्रोमोसोमल फाइबर नाम दिया है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस या क्रोमोसोमल इनको नाम दिया है क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है और ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम तक जाते हैं, इसलिए क्रोमोसोमल नाम दिया है। तो ये आपके मेटाफेज हो गई, ये क्या हो गई? मेटाफेज हो गई। अब छाप दो, नाम लिख दूंगी। इनके नाम लिख लेना। देखो ब्लैक वाले का मैंने नाम लिख दिया क्रोमोसोमल, ठीक है। रेड वाले का नाम क्या ले लेंगे यहाँ पे? सपोर्टिव। और ये हमने दे दिया मिडिल प्लेट, ठीक है। ये हमने दे दिया लार्ज क्रोमोसोम, ठीक है। और इनको दे दो स्मॉल क्रोमोसोम। ये हो गए आपके यहाँ पे सेंट्रोमियर, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आप लोगों को पता है ना? कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होते हैं इधर, है ना? तो देखो आप लोगों को ये भी पता होगा कि प्लांट सेल में बेटा सेंट्रोसोम नहीं होता, वो तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के प्लांट सेल में सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम नहीं होता, ठीक है। और जब ये नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो देखो क्या होता है, एक तो लिख देता हूं मैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से क्या बनती है? एस्ट्रल रेस बनती है, ठीक है। इसीलिए एनिमल सेल के अंदर जो माइटोसिस होता है उसका एक दूसरा नाम हो जाता है, वो नाम आ जाता है कई बार एग्जाम में, उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा माइटोसिस जो एस्ट्रल रेस के थ्रू हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एस्ट्रल माइटोसिस। उसको क्या कहेंगे? एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। और एक हो जाता है प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। इसलिए एक्सटर्नल रेस भी नहीं बनती है, तो इसमें माइटोसिस, जो माइटोसिस होगा वो क्या, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अनएस्ट्रल माइटोसिस। इनएस्ट्रल होता है अनएस्ट्रल, अनएस्ट्रल ठीक है। कुल मिला के बिना एस्ट्रल रेस के जो माइटोसिस होता है वो प्लांट सेल में होता है, और एक्स्ट्रल रेस के द्वारा जो माइटोसिस होता है वो क्या हुआ? नहीं, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, एक्स्ट्रल रेस से नहीं बनेंगे, उसमें अलग 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 प्रोसेस होती है उसमें। हाँ, सबसे लंबी प्रोसेस बॉडी में बड़ी तो अगर बात करें ना तो वैसे बड़ी तो देख उसको ऑस्ट्रिच के एक को माना जाता है। लंबी है ना, बड़ी में नहीं है, ये लंबी अलग है। वैसे तो लंबी सेल्स अपने एक तो ये शू सेल नहीं होती क्या, फ्लोएम हाँ हाँ फाइबर। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, प्लांट के अंदर जाइलम में उसमें शूट होती है ना, ये क्या बोलते हैं चांदी नलिका कहते हैं शायद, होती ना जाइलम में 5-5, 6-6 वो कंपोनेंट होते हैं, उनमें से जो होती है ना वो सबसे लंबी वो प्लांट में होती है। हाँ भाई आगे चले, हो गया, चलो देख लो फटाफट हो जाए।
जाएगा माइटोसिस कंप्लीट होना सही है। वो पीछे वाली सेलुलोज क्या होता है? क्या हो गया? सेलुलोज क्या होता है? ये नहीं कर रहे हैं आप बताओ। सेलुलोज की तरह तुम लोगों को क्या होता है? घास वगैरह पत्तियां वगैरह देखिए ना, है ना, जब उनको तोड़ते हैं तो अंदर से वो बिल्कुल चिकनी सी होती है, ठीक है, तो उनके अंदर वो जो फैट होती है ना वो सेलुलोज होती है, वो अंदर जो चीज़ होती है चिकनी वाली उसको सेलुलोज कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखो, ये लिख लिया तुम लोगों ने? यस। नेक्स्ट स्टेज है अपनी एनाफेज। एनाफेज का सबसे मेन पॉइंट ये सबसे छोटी होती है। प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर किससे बनेगा? प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर किससे बन सकती है? वीडियो जैसे वो पत्तियां होती है जो घूम जाती है वो बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता उसमें ना। देखो क्या होता है उसमें, कुछ अलग सिस्टम होता है, मेरे को एक्चुअली खुद को भी याद नहीं क्या होता है, पर कुछ तो होता है। लेकिन हाँ, उसमें एस्ट्रल रेज नहीं बनती है, मतलब सेंट्रोमियर जो है ना उससे एस्ट्रल रेज नहीं बनती है। ये मैं बता दूंगा है ना कि उसमें होता क्या एक्चुअली। हाँ देखो, अपना नेक्स्ट क्या है? एनाफेज। नेक्स्ट क्या है अपने यहाँ पे? एनाफेज। एनाफेज के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे छोटी फेज होती है एनाफेज। क्या होती है? सबसे छोटी फेज होती है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ना, आपको पॉइंट ध्यान में रखना। आर्म्स वाला उल्टा हो जाएगा इसमें। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रोमियर क्या होंगे? यहाँ पे डिवाइड होंगे। सेंट्रोमियर क्या होंगे? डिवाइड होंगे। डिवाइड होने से जो सेंट्रोमियर रहेंगे वो जाएंगे पोल की तरफ। सेंट्रोमियर कहाँ चले जाएंगे? पोल की तरफ। पहले सेंटर में थे नहीं है, अब कहाँ चले जाएंगे? पोल की तरफ। और क्या बोलते हैं? आर्म्स। क्या हुआ? ये है सेंट्रोमियर। हाँ, ये तो सेंट्रियोल है, ये तारक केंद्र है, ये गुरुसूत्र बिंदु है। मतलब उल्टी हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पे जो आर्म्स रहेगी वो मिडिल पार्ट में है। हाँ, क्रोमोसोम की वो किस तरफ हो जाएगी? बीच में, मिडिल में। मिडिल प्लेट की तरफ हो जाएगी। वो किस तरफ हो जाएगी? मिडिल प्लेट की तरफ हो जाएगी। क्लियर है? यस। इसके अलावा इसमें देखो एक नए तरह के फाइबर का नाम आएगा। एक नए तरह का फाइबर का नाम आएगा। इज्जत करो बेटा, एक कलम है, कलम पेन इज्जत करनी होती है इसकी। देख फेंक के नहीं होते। तुम तो फिर वही बात है, तुम तो केस करो। तुम्हें कोई कभी ऐसे पकड़ा है तो केस करके वो बोलते हैं कि मैं कर दूंगा केस, क्या दिक्कत है? हाँ, तो देखो इसमें एक नई चीज और आएगी। वो क्या आएगी आपके पास में? इंट्राजोनल फाइबर। इसमें एक नई चीज और होती है। नई चीज क्या बनती है यहाँ पे? इंट्राजोनल फाइबर बनते हैं। तो क्या बनेगा? इंट्राजोनल फाइबर बनेंगे। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? अभी लिखा है बस, ठीक है, बता रहा हूँ केवल कि अभी जो है ना यहाँ पे इंट्राजोनल जो फाइबर होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो इंट्राजोनल फाइबर्स क्या होंगे? डायग्राम से बता दूं ना? ठीक है। हाँ, मैं देखो यहाँ पे ये बात बता रहा था ना, मैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? जैसे कि देखो ये वो मिडिल लेयर हुई, ठीक है, इस तरह से। अभी समझ गए ना ये वाला? ये एनाफेज में हो रहा है। ठीक है, और एक चीज और होती है।
जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस तरफ जाने लगते हैं? पोल की तरफ। तो इनको क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, अब क्रोमेटिड्स कहेंगे ना, क्रोमेटिड। जैसे कि ये आपका क्रोमोसोम होता है ना, तो इसका अगर केवल मैं एक ये वाला लूंगा तो इसको क्रोमेटिड कहेंगे। ये होता है बाईवेलेंट। बाईवेलेंट का मतलब बॉन्ड, ठीक है, और बाई का मतलब दो, कि दो से बना हुआ है, ठीक है। तो ये बाईवेलेंट है, तो ये एक एक को सिंगल जो मोनोवेलेंट रहेगा उस सिंगल वाले को हम कहते हैं क्रोमेटिड। मतलब एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। क्लियर है वाली बात? एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, और ये क्रोमेटिड जब एनाफेज के अंदर आते हैं माइटोसिस में, तो पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे पोल होगा ना, यहाँ पे इस तरफ, तो ये पोल की तरफ जाएंगे। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं इंट्राजोनल फाइबर की, कि इंट्राजोनल फाइबर क्या होते हैं। तो देखो, ये अपने यहाँ पे मिडिल लेयर थी, मिडिल प्लेट थी, ठीक है, ये अपने जो भी थे वो था, यहाँ पे जो था वो था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस तरह से थोड़ा सा, दोनों फाइबर भी बना देते हैं, इंट्राजोनल वाले भी, ये भी। क्या हुआ? अरे मैंने तो बोला ये इस तरह का डायग्राम होता है एनाफेज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्राजोनल फाइबर कौन से बेटा? इंट्राजोनल फाइबर है ये वाले, जो इन दोनों के जोन के बीच में जो नए बने, इन दोनों के जोन के बीच में जो नए फाइबर बने, वो फाइबर कौन से हैं? इंट्राजोनल फाइबर है। यहाँ पे इंट्राजोनल फाइबर काम क्या करते हैं? देखो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है। वो प्रोसेस कौन सी है वो देखो। एक आपके पास क्या था? कंटिन्यूअस, सॉरी, एक आपके पास था ना वो डिसकंटिन्यूअस वाला क्रोमोसोमल फाइबर, या इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। जो था, जो फाइबर डिसकंटिन्यू था, ठीक है, उसमें बेटा कौन सा काम होता है? उसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन का। उसका फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पुल करने का, खींचने का, अपनी तरफ खींचने का। यही है ना क्रोमोसोमल डिसकंटिन्यू वाले, जो इनसे जुड़े हुए थे क्रोमोसोम से। तो ये क्रोमोसोम को क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने का, पुल करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन इनका काम हो गया, या फिर पुल करने का इनका काम हो गया, ठीक है। तो फिर भाई दूसरे अपने पास इंट्राजोनल आ गए, ठीक है। दूसरे क्या आ गए? इंट्राजोनल फाइबर, ठीक है। इनका फंक्शन क्या हो गया? पुश करने का, या हम इनको कहेंगे रिलैक्सेशन का काम। पुश का मतलब धक्का देने का। ये इंट्राजोनल फाइबर यहां से इनको तो धक्का दे रहे हैं, ठीक है, और ये रेड वाले क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ब्लैक वाले तो क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, और रेड वाले क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म हो गया, यहाँ पे एक मैकेनिज्म चालू हो गया। कौन सा मैकेनिज्म? पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म हो गया? पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसको करने के लिए यहाँ पे इंट्राजोनल फाइबर की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे दो तरह के फाइबर वापस है, एक तो क्रोमोसोमल फाइबर जिनको डिसकंटिन्यू कहा था, जो कि क्रोमोसोम से अटैच होते हैं। इनका काम होता है क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करने का, खींचने का, कॉन्ट्रैक्शन का। उसके बाद इंट्राजोनल जो कि पुश करते हैं, धक्का देते हैं इनको, क्रोमेटिड्स को पोल की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जिसकी वजह से ये सारे जो क्रोमेटिड है ये अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। और उस मैकेनिज्म का नाम क्या होता है? पुलिंग पुशिंग। पुलिंग का काम करता है यहाँ पे क्रोमोसोमल, पुशिंग का काम करता है इंट्रासोमल। क्लियर है? ठीक है। और आपके वजह सर आ गए, लेकिन फिर भी करवा देते हैं, 1 मिनट लगेगा। देखो टीलोफेज करवा देता हूँ मैं यहीं पे।
फिल्म के नाम एक तो का उल्टा तो ठीक है, टेलोफेज को आपको कुछ नहीं करना, जो पॉइंट आपने प्रोफेज में लिखे थे ना उसको बेटा नीचे से वापस ऊपर ले जाना। उसमें मोटे हो गए थे, छोटे हो गए थे, दिखने लगे थे, पतले हो जाएंगे, वापस क्रोमेटीन बन जाएगा, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो गए थे, डिसअपीयर हो गए थे, वापस अपीयर हो जाएंगे और दो सेंट्रियोल दो न्यूक्लियस बन जाएंगे इस तरह से। टेलोफेज का क्या डायग्राम देख लो। बस ये टेलोफेज है, दो न्यूक्लियस बन गए। बाकी इसमें जो थोड़ी आएगी वो प्रोफेज की बिल्कुल ऑपोजिट लिखनी है और कुछ नहीं करना इसमें, नया एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ भी नहीं है। अब देखो इनके नाम वगैरह मैं लिख देता हूँ। इंट्राजोनल क्या हुआ, टेलोफेज बेटा प्रोफेज की उल्टी है। जैसे कि अभी बता देता हूँ, एक मिनट, इसको क्या बोला था हमने, क्रोमोसोमल फाइबर। देखो ये क्रोमोसोमल ये फाइबर है ना, यही स्पिंडल फाइबर है, यही स्पिंडल फाइबर है ना। इसके अलावा और तो इसमें कुछ बताना नहीं है, दो ही चीजें बतानी है, बाकी तो सब वही है जो पहले डायग्राम में चल रही थी। और इसके अंदर आप चाहो तो लिख सकते हो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वापस आ गई है, और ये क्या है, ये आपके पास में न्यूक्लियस आ गया। क्लियर है, ठीक है। अगर तुम 2 मिनट हो तो मैं माइक्रोस्कोप को कंप्लीट क्योंकि अब ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे लंबी कुछ अरे ऐसे बहुत क्वेश्चन बड़े बड़े सारी चीजें याद करी रहती है। इसको बंद करो, ऑब्स्टेटिक न्यूरल स्टेरोइड आराम से करना।